इस साल को लगातार आती खबरों की गूंज ने परिभाषित किया है। और भले ही सुर्खियां जल्दी फीकी पड़ जाएं, लेकिन उनके पीछे की कहानियां कभी नहीं मिटती। नंबर 10। 31 वर्षीय कॉनर एंडरसन मार्च के लिए क्लाइंट एग्जीक्यूटिव हैं। उन्होंने पहले नेशनल कॉर्पोरेट हाउसिंग में अकाउंट मैनेजर के रूप में काम किया और प्रेसिडियो में काम करते हुए सेल्स एडमिनिस्ट्रेटर से एसोसिएट प्रोजेक्ट मैनेजर तक का सफर तय किया। कहा जाता है कि उन्होंने हार्बर फील्ड्स हाई स्कूल में पढ़ाई की और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में पढ़ाई की, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। उन्हें कोलोराडो बोल्डर विश्वविद्यालय से इस क्षेत्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त हुई। इस महीने की शुरुआत में वो अपने घर की आरामदायक जिंदगी छोड़कर एक कार्य सम्मेलन के लिए नैशविल, टेनेसी गए। वह 15 अगस्त 2026 को उस इलाके में पहुंचे और उसी दोपहर करीब 4:30 बजे मिलेनियम मैक्सवेल हाउस में चेक इन किया। अगली सुबह के शुरुआती घंटों में एक पुलिस अधिकारी के बॉडी कैमरा ने उस आदमी की आखिरी ज्ञात फुटेज रिकॉर्ड की, इससे पहले कि उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती। ये फुटेज 16 अगस्त को रात करीब 1 बजे रिकॉर्ड की गई थी और इसमें कॉनर को वुडलैंड और मेन स्ट्रीट इलाके में 2 ईस्ट प्रीसिंक्ट पुलिस अधिकारियों को रुकने का इशारा करते हुए दिखाया गया है। उसने बताया कि वह पास के एक बार से आ रहा था, जहां उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई थी। कॉनर ने कथित तौर पर उस आदमी से इलाके में घुमाने के लिए कहा था, क्योंकि वह उस जगह से अनजान था और इसके बदले उसे $20 देने की पेशकश की थी। उस आदमी ने सहमति जताई और दोनों बाहर उसके दोस्तों से मिलने के लिए चले गए। कैमरा फुटेज में ऐसा लगता है कि कॉनर को आगे की घटनाओं का क्रम याद करने में दिक्कत हो रही है। उसने कहा कि उसे याद नहीं है कि उस आदमी ने उससे और $20 मांगे थे या फिर उन्हें अतिरिक्त $20 मिल गए थे। हालांकि बताया गया है कि उन लोगों ने उसे धमकाना शुरू कर दिया था कि अगर वो नहीं गया तो वे उसके साथ मारपीट करेंगे। यह ठीक पता लगाने के बाद कि यह घटना कहां हुई थी, कॉनर ने पुलिस अधिकारियों को फिर से पूरी घटना समझाई। पुलिस अधिकारियों में से एक ने यह बताया कि पूरी कहानी संदिग्ध लग रही है। उसने कॉनर से पूछा कि क्या वह सच में उस व्यक्ति से नशीली दवाई खरीदने की कोशिश कर रहा था। उसने जोर देकर कहा कि वह ऐसा नहीं कर रहा था और उसे पता है कि उसकी कहानी बेवकूफी लग रही है, लेकिन वह सिर्फ आसपास के इलाके को जानने के लिए मोहल्ले में घूमना चाहता था। जब अधिकारियों ने औपचारिक रिपोर्ट के लिए उससे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा तो कॉनर ने देने से मना कर दिया और इसके बाद उसे सिफारिश की गई कि वह राइड शेयर बुक करे और अपने होटल वापस चला जाए। कॉनर ने सहमति जताई और वहां से चला गया, लेकिन वह मिलेनियम मैक्सवेल हाउस वापस नहीं लौटा। इसके बजाय वह गायब हो गया। इसके बाद हुई जांच में पुलिस ने कई घंटों की निगरानी फुटेज, तस्वीरें और बैंक रिकॉर्ड खंगाले हैं, क्योंकि जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो कहां गया हो सकता है या आखिरकार कहां पहुंचा होगा। उन्होंने सभी संबंधित जानकारी के साथ सार्वजनिक अपीलें भी की है, जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रसारित की जा रही है। कॉनर एंडरसन 31 साल के हैं। वह मध्यम कद काठी के काकेशियन पुरुष हैं। उनके बाल भूरे हैं और आंखें नीली हैं। जो बॉडी कैमरा फुटेज जानकारी के साथ जारी की गई थी, उसमें उस व्यक्ति को ढीली ग्रे रंग की टी शर्ट पहने हुए दिखाया गया है और कॉनर के ठिकाने से जुड़ी जानकारी मेट्रोपॉलिटन नैशविल पुलिस विभाग को 615-862-8600 पर दी जा सकती है। नंबर 9। इस साल 6 जून को जब ओमान के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में, जो पश्चिमी एशिया में अरब प्रायद्वीप में है, एक और बड़े पैमाने पर समुद्री त्रासदी सामने आने लगी। 900 फुट लंबी कच्चे तेल की टैंकर कैरोलिन जेंगी पर एक अज्ञात घटना घटी, जिसे रूस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शैडो फ्लीट के तेल टैंकरों का हिस्सा माना जाता है। जहाज लगभग 8 लाख बैरल तेल ले जा रहा था जब उस पर कथित तौर पर अज्ञात तरीके से हमला हुआ। बताया गया है कि इसी तारीख को टैंकर ने यमन के पास एक विस्फोट की सूचना दी, जिससे जहाज पर मौजूद लोगों ने उसे छोड़ दिया। विस्फोट का कारण अभी भी अज्ञात है। कुछ दिनों बाद 21 जून को बिना कप्तान वाला जहाज अल किबलिया द्वीप के पास फंस गया, जिससे आसपास के पानी में भारी मात्रा में तेल फैल गया। ये एक बड़े पर्यावरणीय संकट की शुरुआत थी। ये घना काला तेल एक बड़े संरक्षित जल क्षेत्र में फैल गया, जिससे समुद्री जीवन प्रभावित हुआ। जुलाई के दौरान इस स्थिति को या तो बहुत कम या बिल्कुल भी सार्वजनिक ध्यान नहीं मिला और ये हाल ही में ही सुर्खियों में आया है। क्षतिग्रस्त टैंकर वहीं फंसा रहा और जुलाई के अंत तक तेल की पहली परत देखी गई, जो 45 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में नहीं फैली थी। विशेषज्ञों ने चेतावनी देना शुरू किया कि क्षतिग्रस्त जहाज का ढांचा और भी खराब हो सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में अभी खरीफ मानसून का मौसम शुरू हुआ था। 10 अगस्त को ओमान ने एक स्पष्ट तेल की परत दर्ज की, जो 400 वर्ग किलोमीटर तक फैल गई और उसके सिर्फ 2 दिन बाद सैटेलाइट इमेजरी के अनुसार यह अब 2000 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैल चुकी थी। जहाज भी और अधिक पानी में डूबता जा रहा था,
जिससे घातक मात्रा में तेल सीधे एक विविध और संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र में फैल रहा था। देश के पर्यावरण प्राधिकरण ने जल्द ही पुष्टि की कि प्रदूषण रस मदरका के तटों तक पहुंच गया था। इससे न केवल आसपास के पानी प्रभावित हुए बल्कि मुख्य भूमि का समुद्र तट भी प्रभावित हुआ। यह क्षेत्र वर्तमान में प्रवाल भित्तियों, घोंसला बनाने वाले लॉगरहेड, ग्रीन और हॉक्सबिल समुद्री कछुओं की सुरक्षा और समर्थन के लिए जिम्मेदार है। कई समुद्री पक्षियों और संकटग्रस्त अरब सागर के हम्पबैक व्हेल के लिए भी समुद्र तट पर तेल घोंसला बनाने वाली रेत को प्रदूषित कर सकता है और अंडों, नवजात कछुओं और वयस्क कछुओं को पेट्रोलियम की विषैली मात्रा के संपर्क में ला सकता है। इस विनाशकारी घटना को लेकर मुख्य चिंता संकटग्रस्त संरक्षित व्हेल प्रजाति को लेकर है। ये दुनिया की एकमात्र गैर प्रवासी हम्पबैक व्हेल आबादी है, जिसका मतलब है कि अन्य व्हेल समुदायों के विपरीत ये प्रदूषित भोजन स्थलों से कहीं और नहीं जा सकती। उनके घर का क्षरण सीधे पूरी आबादी के लिए खतरा है। लगभग 13 अगस्त के आसपास ठोस कदम उठने लगे। एम्ब्री ब्रिटिश समुद्री जोखिम कंपनी ने क्षतिग्रस्त टैंकर का आकलन करने के लिए विशेषज्ञों को भेजा ताकि तेल को रोकने, टैंकर को स्थिर करने और सफाई कार्य शुरू करने का कोई तरीका निकाला जा सके। लेकिन इस अभियान में ऊंची लहरों और तेज हवाओं ने बाधा डाली है और हालात अब तक सुधरे नहीं हैं। क्रू ने बचे हुए माल को दूसरे जहाज में स्थानांतरित करने की कोशिश की, लेकिन लहरें 4 मीटर तक ऊंची हो गईं और हवाएं 40 नॉट्स तक तेज हो गईं। तेल फैलाव ओमान के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। भले ही तेल को नियंत्रित कर लिया जाए, जितना अधिक समय ऑपरेशन में लगेगा उतना ही अधिक समय तेल के फैलने के लिए मिलेगा और अंततः वह तटीय तलछट में जम जाएगा। पेट्रोलियम की एक दिखने वाली परत को एक अदृश्य खतरे में बदल देगा, जो आने वाले कई वर्षों तक ओमान के समुद्री पर्यावरण को प्रभावित करता रहेगा, जिससे हम्पबैक व्हेल, समुद्री कछुए और प्रवाल खतरे में पड़ जाएंगे। नंबर 8, इस तथ्य के अलावा कि वह अक्सर कैंपिंग और हाइकिंग की जगहों पर जाता था और कभी-कभी मछली पकड़ने की यात्रा का आनंद लेता था, गेराल्ड जेरी क्विंटरेल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, जो क्वेकर टाउन, पेंसिल्वेनिया के 54 वर्षीय व्यक्ति थे, जहां वह एक लैंडस्केपिंग व्यवसाय चलाते हैं। एक प्राकृतिक उद्यान में की जा रही कथित हाइकिंग या मछली पकड़ने की यही यात्रा गैरेल की दुर्भाग्यपूर्ण गुमशुदगी की अनजानी पृष्ठभूमि बन गई। 19 अप्रैल 2026 की तारीख थी जब वह अपने पेंसिल्वेनिया स्थित घर से 5 दिन की नियोजित यात्रा पर निकले थे। उन्होंने अपने दोस्त के कुत्ते की देखभाल करने के लिए सहमति दी थी। जब वे कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे थे और जब वो लापता हुए तो माना जा रहा था कि वो उनके घर जा रहे थे। जेराल्ड के जाने के कुछ ही दिन बाद उनकी सफेद शेवरले सिल्वराडो लुइस रन स्टेट पार्क के ट्रेसी रिज कैंपग्राउंड में साइट नंबर 110 पर लावारिस हालत में मिली थी। यह कैंप उनके घर से 5 घंटे की दूरी पर एलेघेनी नेशनल फॉरेस्ट के अंदर स्थित है। ये रिजर्व कॉरिडन टाउनशिप में रूट 321 के किनारे स्थित है और यहाँ एलेघेनी नदी और किंजुआ डैम भी है। यहाँ अमेरिकी काला भालू, कोयोट्स और बॉब कैट्स भी रहते हैं। करीब उसी समय जब जेराल्ड का वाहन मिला, उसके परिवार को भी एक अजीब रहस्यमय पत्र मिला, जिसमें ऐसा लग रहा था कि लापता व्यक्ति खुद गायब होने का इरादा रखता था। उस नोट की सामग्री सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं की गई है। ट्रेसी रिज कैंपग्राउंड और आसपास के जंगलों में व्यापक खोज की गई है, लेकिन जांचकर्ताओं को अब तक उसके ठिकाने का कोई और सुराग नहीं मिला है। यह अजीब मामला कई लापता व्यक्ति फोरमों और सोशल मीडिया पेजों पर छाया हुआ है, लेकिन कोई महत्वपूर्ण सुराग सामने नहीं आया है। प्रियजनों ने संकेत दिया है कि संभवतः जेराल्ड अब पैदल चल रहा है और वह इलाके में ट्रेकिंग या कैंपिंग भी कर सकता है। हालांकि यह भी संभावना है कि उसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में बैठा लिया हो। कानून प्रवर्तन एजेंसियां जनता से अपील कर रही है कि वे अपने ट्रेल कैमरे, कैंप साइट, एकांत जंगल वाले इलाके, पार्किंग क्षेत्र और हाल ही में ली गई डैश कैम फुटेज की जांच करें। लापता व्यक्ति को एक काकेशियन पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है, जिसके बाल स्लेटी और आंखें नीली हैं। उसकी लंबाई 6 फीट 1 इंच है और वजन लगभग 250 पाउंड है। जिस समय जेराल्ड लापता हुए थे उस समय उन्होंने गोटी रखी हुई थी, लेकिन हो सकता है कि उनकी पूरी दाढ़ी मूंछ भी हो सकती थी। इस लापता व्यक्ति के मामले से संबंधित जानकारी रिचलैंड टाउनशिप पुलिस डिपार्टमेंट को 2155-3695-00 पर दी जा सकती है। एजेंसी केस नंबर 5926025447 के रूप में सूचीबद्ध है। नंबर 7, गोपनीयता पर युद्ध लंबे समय से लड़ा जा रहा है और हर गुजरते साल के साथ जन निगरानी को लेकर चिंताएं और भी मजबूत होती जा रही हैं। हमारे तकनीकी युग और सूचना के दौर में नई और उन्नत प्रगति ने समाज को हमेशा निगरानी में महसूस कराया है। कुछ भी निजी नहीं है और कुछ भी पवित्र नहीं है। जैसे जैसे तकनीक तेजी से विकसित होती जा रही है, असहजता की भावना और भी गहरी होती जा रही है, जिससे लोगों के लिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा करना और भी मुश्किल हो गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इन चिंताओं को और भी गंभीर बना दिया है। सरकार की जानने की प्रवृत्ति
तकनीक और कुछ हद तक एआई के साथ मिलकर एक संभावित विनाशकारी स्थिति पैदा कर रही है। वह स्थिति फ्लॉक सेफ्टी कैमरों के रूप में सामने आई है, एक स्वचालित लाइसेंस प्लेट रीडर और वाहन निगरानी प्रणाली जिसका उपयोग कानून प्रवर्तन और व्यवसायों द्वारा गुजरती कारों का बेहद बारीक डेटा इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। ये सिस्टम जो एआई संचालित विजन और स्वचालित विश्लेषण पर निर्भर करते हैं, लाइसेंस प्लेट, कंपनी, मॉडल, रंग और यहाँ तक कि डेंट्स और बम्पर स्टिकर जैसी अनूठी विशेषताओं को भी रिकॉर्ड करते हैं। मूल रूप से ये कैमरे एक वाहन फिंगरप्रिंट की तरह काम करते हैं, जो हर गुजरने वाले वाहन की आवाजाही को ट्रैक करते हैं। ये विस्तृत ट्रैकिंग सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों की गतिविधियों का एक व्यापक रिकॉर्ड तैयार करने की अनुमति देती है, जिससे ये चिंता उठती है कि ऐसे डेटा तक किसकी पहुंच है और इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। सतही तौर पर देखा जाए तो ऐसा लग सकता है कि फ्लॉक कैमरे महज ट्रैफिक कैमरों की तरह हैं, जो सिर्फ ट्रैफिक टिकट जारी करते हैं और गाड़ियों की स्पीड मापते हैं। हालांकि यह सिस्टम उससे कहीं ज्यादा जटिल है। प्लेट रीडिंग कैमरे लगातार सभी वाहनों की निगरानी करते हैं और उन सभी का डेटा फ्लॉक ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टोर करते हैं, जिसे यूजर्स बिना वारंट लिए किसी भी वाहन की जानकारी खोजने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि सिस्टम तक पहुंच रखने वाला कोई भी व्यक्ति किसी इंसान की गतिविधियों को समय के साथ ट्रैक कर सकता है, जिससे नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े गंभीर सवाल उठते हैं। स्वाभाविक है कि इस तरह की निजता में दखल अंदाजी ने नागरिकों को विवादास्पद रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि वे सामूहिक रूप से इन घुसपैठ करने वाले कैमरों की स्थापना का विरोध कर रहे हैं। जहां आम निगरानी अपराध को हतोत्साहित करने के लिए एक जरूरी कदम लग सकती है, वहीं इन सिस्टमों का इस्तेमाल करने वाली एजेंसियों के भीतर ही उस अपराध का बड़ा हिस्सा मौजूद है। 2026 के फ्लॉक कैमरा विवाद की पहचान इस बात से हुई थी कि कई पुलिस अधिकारी इन सिस्टमों का निजी स्वार्थ के लिए दुरुपयोग कर रहे थे, जैसे कि वे अपने वर्तमान या पूर्व रोमांटिक पार्टनर का पीछा कर रहे थे ताकि पता लगा सके कि वे कहां हैं और क्या कर रहे हैं। इस सिस्टम का इस्तेमाल अजनबियों का पीछा करने के लिए भी किया गया था। फिलहाल इस मामले में गिरफ्तार किए गए अधिकारियों की संख्या लगभग 5 है, लेकिन यह सूची लगातार बढ़ती जा रही है। तब से यह विवाद आम नागरिकों के खुले विरोध के रूप में सामने आया है, जिन्होंने सड़कों पर उतरकर इसका विरोध किया। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक किया कि वे फ्लॉक कैमरों के नीचे बैठ गए और लेंस के सामने बोर्ड पकड़कर कैमरे की नजर को रोकने की कोशिश की, और उन्होंने उन खंभों को भी तोड़ दिया जिन पर ये कैमरे लगाए गए थे। कार्यकर्ता जोर दे रहे हैं कि निगरानी का मतलब सुरक्षा नहीं होता। हाल ही में बर्नी सैंडर्स ने ट्वीट किया और कहा, उद्धरण, एआई निगरानी कंपनी फ्लॉक ने पूरे अमेरिका में लगभग 1 लाख कैमरे लगाए हैं ताकि आपकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। कंपनी को पता होता है कि आप डॉक्टर के पास कब जा रहे हैं, कब अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं और कब आप किसी प्रताड़नापूर्ण स्थिति से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उसे सब कुछ पता होता है। इस साल कंपनी को भारी विरोध का सामना करना पड़ा है, जो गोपनीयता से जुड़े मुकदमों के रूप में सामने आया है, क्योंकि इसके एआई टूल्स असंवैधानिक सामूहिक निगरानी जाल का फायदा उठाते जा रहे हैं। फ्लॉक ने इसके बाद सिस्टम में कुछ बदलाव किए हैं, जैसे कि अब जानकारी को सिस्टम पर शुरुआती 30 दिनों की बजाय केवल 7 दिनों के लिए उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन समुदाय का कहना है कि यह काफी नहीं है। नंबर 6, लॉरी एन बॉन्ड्स प्लमर, जैसा कि उनके परिवार ने बताया, एक वाकई नेकदिल इंसान है। वह देखभाल करने वाली, ऊर्जावान है और हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहती है। 60 वर्षीय लॉरी अपने पति की पूर्णकालिक देखभाल करती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि 2025 में उन्हें मस्तिष्क की आघातजनित चोट लगी थी। इस चोट के कारण उनके मस्तिष्क के फ्रंटल लोब में स्थायी क्षति हो गई और अब वे संज्ञानात्मक समस्याओं, सनडाउनर सिंड्रोम और द्वितीयक डिमेंशिया से पीड़ित हैं। लॉरी अपने पति की देखभाल करने के बावजूद खुद भी अपनी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से जूझ रही हैं। प्रियजनों ने बताया है कि उनके मानसिक बीमारी का इतिहास रहा है और भले ही उनका बहुत सम्मान किया जाता है, लेकिन जब वे सही इलाज पर नहीं होती या अपनी दवा नहीं लेती तो वे बिल्कुल अलग इंसान बन जाती हैं। संभव है कि यही कारण उनकी अजीबोगरीब गुमशुदगी में शामिल था, जो इस साल 4 अप्रैल को हुई थी। लॉरी और उनके पति सड़क पर थे, मोयाडेन जा रहे थे ईस्टर के लिए कुछ रिश्तेदारों से मिलने। स्टोनविल, नॉर्थ कैरोलिना इलाके में ये जोड़ा रास्ता भटक गया। आखिरकार वे पेक्सटिल प्लांट रोड के पास सड़क के बंद सिरे पर रुक गए। लॉरी कथित तौर पर कुछ बेतुकी बातें कर रही थी। फिर उन्होंने अपने पति से कहा कि उन्हें 1 मिनट चाहिए, जिस पर उनके पति ने जवाब दिया, ठीक है। उन्होंने अपना हाथ उनके कंधों पर रखा और कहा कि वह उनसे प्यार करती है। फिर कार से बाहर निकलकर एक लकड़ी के लट्ठे पर बैठ गई। माइक कार में ही बैठे रहे और उन्हें देखते रहे। लॉरी फिर से वाहन के पास आई और जोर देकर कहा कि उन्हें अकेला रहना है और माइक से कहा कि वह सड़क पर आगे चला जाए। माइक ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया और 5 से 10 मिनट तक इंतजार किया। फिर वापस उसी जगह गए जहां उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा था, लेकिन वहां पहुंचने पर वह गायब थी। लॉरी को तब से न तो देखा गया है और न ही उनकी कोई खबर मिली है और आखिरी बार उन्हें उसी जंगल वाले इलाके में जाते हुए देखा गया था जहां माइक ने उन्हें छोड़ा था। इसके कुछ ही समय बाद लापता महिला की तलाश में एक व्यापक खोज और जांच शुरू हुई, क्योंकि पुलिस उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि उस दिन वह अपना मोबाइल फोन साथ नहीं लाई थी।
इसलिए वे सिग्नल ट्रैकिंग का उपयोग नहीं कर पाए हैं। जांचकर्ता उसकी बैंक रिकॉर्ड्स पर नजर रखे हुए है और न्यूयॉर्क तथा शार्लेट में रहने वाले अन्य रिश्तेदारों से भी संपर्क कर चुके हैं। जिस इलाके में लॉरी को आखिरी बार देखा गया था वहां व्यापक खोज अभियान चलाए गए हैं और कानून प्रवर्तन ने ड्रोन और कुत्तों की टीमों का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली है। दुर्भाग्यवश उसके ठिकाने के बारे में कोई सुराग सामने नहीं आया है। लापता महिला को आखिरी बार काले पैंट, ग्रे हुडी और जूते पहने हुए देखा गया था। उनका वर्णन एक श्वेत महिला के रूप में किया गया है जिनके सुनहरे बाल और हरी आंखें हैं। उनकी लंबाई 5 फीट 7 इंच है और वजन लगभग 90 पाउंड है। लॉरी एंड बॉन्ड्स। प्लामर की गुमशुदगी से संबंधित जानकारी रॉकिंघम काउंटी शेरिफ कार्यालय को 3366 343232 पर दी जा सकती है। जांच फिलहाल सक्रिय और जारी है। नंबर 5। 15 अगस्त 2026 को इटली के शहर मेसिना, सिसिली हाल की इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कला चोरी की घटनाओं में से एक का गवाह बना और ये चोरी सिसिली के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे व्यापक रूप से मनाए जाने वाले राष्ट्रीय ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान अंजाम दी गई थी, जो रोमन त्योहार फिएरी ऑगस्टी को कैथोलिकों के वर्जिन मैरी के स्वर्गारोहण के पर्व के साथ जोड़ता है। इस दुस्साहसी अपराध का स्थान मेसिना का क्षेत्रीय संग्रहालय था और निशाना पुनर्जागरण काल के चित्रकार एंटोनेल्लो दा मेसिना पर था। जिम्मेदार चोर एंटोनेल्लो की 4 कृतियों को चुरा कर ले गए, जिन्हें फ्लेमिश यथार्थवाद और इतालवी ऑयल पेंटिंग तकनीकों का उपयोग करके पुनर्जागरण काल की पोर्ट्रेट कला में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। मेसिना के संस्कृति सलाहकार एंजो कारुसो ने टिप्पणी की कि मेसिना इन कलाकृतियों के बिना उस चित्रकार की आत्मा से वंचित है जिसे यूरोपीय पुनर्जागरण का सबसे महान कलाकार माना जाता है। इस चोरी को कला जगत की सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित चोरी करार दिया गया है और ये घटना उससे ठीक कुछ दिन पहले हुई थी जब पिछली कला चोरी की पेंटिंग्स बरामद हुई थी। फ्रांसीसी उस्तादों की कृतियां पियरे ऑगस्ट रेनुआर, अंद्री मातिस और पॉल सेजान इस घटना की शाम को लगभग 10 बजे रात 3 नकाबपोश व्यक्ति मेसिना के क्षेत्रीय संग्रहालय के पास आए और साइड गेट के प्रवेश द्वार के पास की परिधि की रेलिंग के साथ छेड़छाड़ की, जो कटी या मुड़ी हुई प्रतीत हो रही थी। फिर एक बाहरी दरवाजे को जबरदस्ती खोला गया और तीनों चोर सीधे उन कमरों में गए जहां एंटोनेल्लो की कृतियां रखी थीं। अगले कुछ मिनटों तक उन्होंने सैन ग्रेगोरियो पॉलिप्टिक की बची हुई 5 लकड़ी की पैनलें हटा दी। यह एक वेदी चित्र है जो 1473 का है। इस कृति के 2 ऊपरी पैनलों में कुमारी मरियम को स्वर्गदूत द्वारा शुभ सूचना दिए जाने का दृश्य चित्रित था। मध्य भाग में सिंहासन पर बैठी मदोना और बालक यीशु का चित्र था और बाकी पैनलों में संत ग्रेगोरी और संत बेनेडिक्ट को दर्शाया गया था। इसे सिसिलियन पुनर्जागरण की उत्कृष्ट कृतियों में से एक माना जाता है और यह इस कलाकार की एकमात्र रचना है जो कभी उसके अपने शहर से बाहर नहीं गई। एक और कलाकृति, एक छोटी दोहरी तरफा पैनल को भी एक सुरक्षित डिस्प्ले केस से हटा लिया गया था। इस कृति में वर्जिन मैरी और बालक के साथ एक फ्रांसिस्कन फादर और पिएता में मसीह का चित्रण किया गया है। पॉलिप्टिक के 2 पैनल म्यूजियम के बाहर एक छोटी दीवार पर छोड़े हुए पाए गए, लेकिन 70 से 80 मिलियन यूरो मूल्य की कला अभी भी लापता है। इसके बाद हुई जांच से यह निष्कर्ष निकला कि यह चोरी पेशेवरों द्वारा की गई थी। उन्होंने सभी सुरक्षा उपायों, जिसमें गार्ड और उन्नत अलार्म सिस्टम भी शामिल थे, को चकमा देने में सफलता पाई। इमारत में सभी सुरक्षा कैमरे उस समय चालू थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी जिम्मेदार लोगों के चेहरे रिकॉर्ड नहीं किए। अभियोजकों का मानना है कि यह चोरी काले बाजार से जुड़ी हो सकती है, लेकिन वे अभी तक इस सिद्धांत की पुष्टि नहीं कर पाए हैं। विस्तृत पूछताछ फिलहाल चल रही है, जिसमें जांचकर्ता संग्रहालय के कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपराधी सुरक्षा गार्डों और अन्य जटिल उपायों को कैसे चकमा देने में सफल रहे। नंबर 4। मलिक पोल्क, जो 25 साल के हैं, जॉर्जिया के काउएटा के निवासी है, जहां उन्होंने अपना अधिकांश जीवन दोस्तों और परिवार के साथ बिताया। उनकी मां शरिता हैम्पटन अपने बेटे को एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में वर्णित करती हैं, जिसने हमेशा बड़ी संभावनाएं दिखाई हैं। वो दयालु और जीवन से भरपूर हैं, हमेशा दूसरों की मदद करने और सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए तैयार रहते हैं। मलिक को कंप्यूटर बनाना और सभी को हंसाना बहुत पसंद था। वह फाई बीटा सिग्मा फ्रेटर्निटी के एक गर्वित सदस्य भी थे। यह भाईचारा उनके लिए बहुत मायने रखता था और इससे उन्हें उन लोगों से जुड़ने का मौका मिला जो उन्हीं चीजों के लिए उतने ही जुनूनी थे। 17 मई 2026 को उन्हें आखिरी बार अपने प्रियजनों ने काउएटा, जॉर्जिया इलाके में देखा था। यह तारीख जवाबों की लंबी और कठिन तलाश की शुरुआत बन गई। इसके एक दिन बाद उन्हें कथित तौर पर वाइट्सबर्ग के पास शिलो चर्च रोड पर देखा गया था, जो उनके घर से कई मील दूर है। कैरोल काउंटी शेरिफ कार्यालय के अनुसार मलिक कथित तौर पर किसी के घर का पिछला दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे। मकान मालिक ने पुलिस को सूचित किया, जो तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति की जांच की। वहां उन्होंने उस आदमी की गाड़ी पास में ही पाई। गाड़ी अभी भी चालू थी, लेकिन एक टायर पंक्चर था,
जिससे यह संकेत मिलता है कि मलिक को घटना से पहले गाड़ी में कोई परेशानी आ गई थी। मलिक पास के जंगलों में भाग जाने के बाद गायब हो गया। उसके अजीब व्यवहार के कारण कानून प्रवर्तन अधिकारियों को यह विश्वास हुआ कि जब वह लापता हुआ तब मलिक शायद मानसिक स्वास्थ्य संकट से गुजर रहा था, जिससे वह अपनी सामान्य आदतों के विपरीत व्यवहार कर रहा था। ये पता नहीं है कि उसे पहले से कोई चिकित्सकीय समस्या थी या नहीं, क्योंकि उसके परिवार ने पहले कभी ऐसे कोई लक्षण नहीं देखे थे। परिवार और दोस्तों का 17 मई के बाद से मलिक से कोई संपर्क नहीं हो पाया है और उसका मोबाइल फोन या तो बंद है या फिर उसकी बैटरी खत्म हो गई है, जिससे किसी के लिए भी उससे संपर्क करना बेहद मुश्किल हो गया है। उसे आधिकारिक रूप से गायब होने की रिपोर्ट काउवेटा काउंटी शेरिफ कार्यालय में दर्ज कराई गई, जब उसे ढूंढने के सभी प्रयास असफल हो गए। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कई खोज अभियान आयोजित और संचालित किए, जिसमें 400 एकड़ क्षेत्र में ब्लड हाउंड्स, शव खोजी कुत्तों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। स्वयंसेवकों और परिवार के सदस्यों ने भी खोज में हिस्सा लिया। जंगलों, खेतों और उन सभी इलाकों में तलाश की जहां मलिक संभवतः जा सकता था। दुर्भाग्यवश इन सभी प्रयासों के बावजूद मलिक के ठिकाने के बारे में कोई और सुराग सामने नहीं आया है। इस घटना में जो बात अभी भी स्पष्ट नहीं है वो ये है कि मलिक उस रात जब वो गायब हुआ तो आखिर वो इस इलाके में कैसे पहुंचा। कैरोल काउंटी के इस हिस्से में मलिक के किसी भी तरह के संबंध या जान पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिससे तलाश और भी जटिल हो गई है। लापता व्यक्ति को एक अफ्रीकी अमेरिकी पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है, जिसके छोटे काले बाल और भूरे रंग की आंखें हैं। उसकी लंबाई 5 फुट 9 इंच है और वजन लगभग 150 पाउंड है। जब वो लापता हुआ था तब उसे आखिरी बार सफेद टी शर्ट और नीले जींस के शॉर्ट्स पहने हुए देखा गया था। उसके परिवार और दोस्त उसकी सुरक्षित वापसी की उम्मीद करते हैं और किसी भी जानकारी वाले व्यक्ति से आगे आने की अपील करते हैं। मालिक पोल्क के हालात या ठिकाने के बारे में कोई भी जानकारी काउवेटा काउंटी शेरिफ कार्यालय को 770 253 1502 पर दी जा सकती है। नंबर 3, इस साल की शुरुआत में नासा ने खुलासा किया कि एक वाकई डरावना घटना चल रही है। मेक्सिको डूब रहा है। मेक्सिको सिटी ग्रह के सबसे बड़े शहरों में से एक है और ये इतनी तेजी से डूब रहा है कि ये अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। नासा के एक शक्तिशाली रडार सिस्टम से मिली तस्वीरों ने दिखाया है कि कुछ इलाकों में हर महीने जमीन में धंसने की दर 0.8 इंच से ज्यादा है और साल भर में 10 इंच तक गिरावट हो रही है। इस खोज ने इसे दुनिया की सबसे तेजी से डूबती राजधानी के रूप में चिन्हित किया है। यह महानगर 3000 वर्ग मील में फैला हुआ है, जो एक प्राचीन ऊंचाई वाले झील के ऊपर बसा है और एक प्राचीन जलभृत, एक ऐसा छिद्रदार पत्थर जो भूजल को स्थानांतरित करता है, पर टिका हुआ है। ये जलभृत शहर के पीने के पानी का 60% तक जिम्मेदार है, जो 22 मिलियन निवासियों की जरूरतें पूरी करता है। लेकिन वर्षों के दौरान जैसे जैसे संख्या बढ़ी है, भूमिगत जलाशय का अत्यधिक उपयोग हुआ है और इस अत्यधिक उपयोग के कारण इसके ऊपर की जमीन धंसने लगी है। इसी वजह से मेक्सिको सिटी एक लगातार जल संकट का सामना कर रही है, जिससे वह संभावित डे 0 के करीब पहुंच गई है, यानी वह दिन जब नल पूरी तरह सूख जाएंगे। अत्यधिक दोहन के अलावा जमीन का लगातार धंसना भी निरंतर शहरी विकास के कारण और बढ़ गया है। हर नई इमारत, घर और प्रतिष्ठान चिकनी मिट्टी की परत पर अतिरिक्त भार डालते हैं। जहां मेक्सिको सिटी के धंसने का दस्तावेजीकरण 1920 के दशक में ही हो चुका था, वहीं नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संयुक्त प्रोजेक्ट नाइसार सैटेलाइट से मिली नई इमेजरी ने इस जिद्दी समस्या की गंभीरता को चिंताजनक विस्तार से उजागर किया है। निसार को खास तौर पर ग्रह की सबसे जटिल और पेचीदा प्रक्रियाओं का नक्शा तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें सबसे सूक्ष्म हलचलों को भी ट्रैक करने की क्षमता है, जिसमें जमीन का धंसना भी शामिल है। पिछले साल अक्टूबर से लेकर इस साल जनवरी के बीच, जब शहर में खास तौर पर सूखा मौसम था, रडार सिस्टम ने जमीन के नीचे की हलचलों का नक्शा तैयार किया और पता लगाया कि हर महीने महानगर के कुछ हिस्से 0.5 से 0.8 इंच के बीच धंस रहे हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में बेनिटो जुआरेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट शामिल है, जो इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। एक ऐतिहासिक स्थल जिसने धीरे धीरे हो रहे धसाव के प्रभाव और उसकी सीमा को उजागर किया। 114 फुट ऊंचा एंजल ऑफ इंडिपेंडेंस स्मारक। यह ऐतिहासिक स्थल 1910 में बनाया गया था, जब मेक्सिको ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने की 100वीं वर्षगांठ मनाई थी। तब से इसके आधार पर 14 सीढ़ियां और जोड़ी गई हैं, क्योंकि इसके नीचे की जमीन लगातार कटती जा रही है। निवासियों को टूटी हुई सड़कों, झुकी हुई इमारतों और क्षतिग्रस्त रेल प्रणालियों से भी जूझना पड़ा है। एक सदी से भी अधिक समय तक लगातार धंसने के बाद मेक्सिको सिटी की कई पुरानी इमारतें, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन कैथेड्रल, फाइन आर्ट्स पैलेस और आवर लेडी ऑफ ग्वाडालुपे की पुरानी बेसिलिका एक तरफ झुक गई है। कई ऐतिहासिक स्थल लगातार देखरेख की मांग करते हैं ताकि वे टूटकर शहर से गायब न हो जाए। इस हलचल भरे महानगर का भविष्य अंधकारमय है।
ये प्राकृतिक लगातार चल रही आपदा आसानी से ठीक नहीं की जा सकती। मैक्सिको सिटी के धंसने को रोकना या धीमा करना तभी संभव है जब भूमिगत जल निकासी को रोका जाए, लेकिन शहर के पास एक्वीफर की जगह पानी के वैकल्पिक स्रोत नहीं है। जैसे जैसे और अधिक पानी निकाला जाता है, संपीड़नशील मिट्टी की परतें धंस जाती हैं, जिसका मतलब है कि पहले जो धसाव हुआ है उसे बस भरकर या ठीक करके सुधारा नहीं जा सकता। फिलहाल जो किया जा सकता है वो है स्थानीय स्तर पर स्थिरीकरण के प्रयास करना, नींव में समायोजन करना और भूमि की हलचलों का मानचित्रण करना, ताकि भविष्य के जोखिम क्षेत्रों की योजना बनाई जा सके। नंबर 2, एडम टॉड आर्मस्ट्रॉन्ग पुएब्लो काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट 70 में एक मूल्यवान कर्मचारी हैं, जहां वे एक स्कूल केयरटेकर के रूप में काम करते हैं। कहा जाता है कि उन्हें प्रकृति के बीच लंबी सैर पर जाना बहुत पसंद है और कभी कभी वे पास के वॉलमार्ट तक छोटी सैर पर भी जाते हैं। उनके परिवार ने यह भी बताया है कि एडम, जो 52 साल के हैं, आंशिक रूप से बोलने में असमर्थ हैं और उन्हें जोखिम में माना जाता है। इसी वजह से उन्हें ढूंढना पुएब्लो वेस्ट समुदाय के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है। 13 जुलाई 2026 को एडम सुबह करीब 6 बजे काम के लिए निकले और उसी दिन दोपहर करीब 4 बजे अपने घर लौटे, जो लिबर्टी पॉइंट इंटरनेशनल और हार्मनी ड्राइव इलाके में स्थित है। अगले दिन उन्हें दोपहर में काम पर पहुंचना था, लेकिन वो कभी नहीं पहुंचे। योजना थी कि एक रिश्तेदार उन्हें उनके घर से लेकर उनके कार्यस्थल तक छोड़ने आएंगे, लेकिन जब वे दोपहर 3 बजे पहुंचे तो एडम कहीं नजर नहीं आए। रिश्तेदार ने देखा कि उनका मोबाइल फोन, बटुआ और चाबियां सभी घर पर ही छोड़ दी गई थीं। बाद में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस विभाग में दर्ज कराई गई, जिन्होंने एडम के घर से अपनी तलाश शुरू की। वहां उन्होंने घर में उनकी सभी निजी चीजें पाईं। कुछ भी असामान्य नहीं था और किसी आपराधिक हरकत का कोई संकेत नहीं था। एकमात्र चीज जो गायब थी वह एडम थे। पुएब्लो काउंटी शेरिफ कार्यालय ने लापता व्यक्ति को खोजने के लिए कई प्रयास किए हैं। इसमें पूरे पुएब्लो वेस्ट क्षेत्र की तलाशी, लेक पुएब्लो स्टेट पार्क में हेलीकॉप्टर से स्कैनिंग, पास के जलाशय और नेचर सेंटर की तलाशी, साथ ही व्यापक कुत्तों की मदद से खोज शामिल है। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने समुदाय से भी अनुरोध किया है कि वे एडम के बारे में सतर्क रहें। उन्होंने कैनन सिटी का भी जिक्र किया है, जहां कई रिपोर्टों में कहा गया है कि उन्हें उस इलाके में देखा गया हो सकता है। एडम आर्मस्ट्रॉन्ग को एक कोकेशियन पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है, जिनके बाल भूरे और आंखें नीली है। उनकी लंबाई इंच से इंच के बीच है। उनका वजन 175 से 185 पाउंड के बीच है और इस समय यह ज्ञात नहीं है कि जब उन्हें आखिरी बार देखा गया था तो वे क्या पहने हुए थे। इस लापता व्यक्ति की परिस्थितियों या ठिकाने के बारे में कोई भी जानकारी पुएब्लो काउंटी शेरिफ कार्यालय को 719 583 6250 पर दी जा सकती है। एजेंसी केस नंबर 26 S019764 के रूप में सूचीबद्ध है। नंबर 1, जेसी में सांचेज ने अपने भाई स्टीफन सांचेज का वर्णन ऐसे व्यक्ति के रूप में किया जो उन लोगों को जो उसे नहीं जानते थोड़ा बेचैन या परेशान लग सकता है, लेकिन उनके लिए वह एक रक्षक था जो हमेशा सार्वजनिक जगहों पर उनके साथ होने पर उनकी देखभाल करता था। यही वो छोटी सी बात है जो उसकी अचानक गैर मौजूदगी को और भी ज्यादा उलझन भरी बना देती है। ये उसकी आदत नहीं थी कि वह अपने परिवार के सदस्यों को बताए बिना, खासकर जेसी को बताए बिना कहीं चला जाए। शुरुआत में उसने सोचा कि स्टीफन शायद अपने पिता की याद में समय बिताने गया होगा और शुरुआत में उसे ज्यादा चिंता नहीं हुई। कहा जाता है कि वह अपने पिता की मृत्यु की बरसी पर रॉकी पर्वतों में जाकर उस दिन को याद करता था, लेकिन जब उसकी मंगेतर ने उससे संपर्क किया और बताया कि वो वापस नहीं आया है तो चिंता जल्दी ही बढ़ गई। 5 फरवरी 2026 को दोपहर करीब 12:15 बजे स्टीफन, जो वेस्टर्न वायोमिंग कॉलेज में वेल्डिंग प्रोग्राम में दाखिल था, को आखिरी बार रॉक स्प्रिंग्स स्थित वेस्टर्न वायोमिंग कम्युनिटी कॉलेज छोड़ते हुए देखा गया था। उस दिन करीब 11:30 बजे स्टीफन और उसकी पार्टनर की फोन पर बात हुई थी, जिसमें स्टीफन ने अगले दिन दोस्तों के साथ कोलोराडो में अपने परिवार के कैबिन पर जाने की इच्छा जताई थी। ऑनलाइन अफवाहों के बावजूद वह केबिन सांचेज परिवार का नहीं है। स्टीफन के लापता होने के समय उसके पास कोई वाहन नहीं था और संभवतः वह अपने दोस्तों के साथ कोलोराडो जाने के लिए लिफ्ट लेता, लेकिन फिर भी यह यात्रा अगले दिन ही होने वाली थी। 29 वर्षीय उस शाम घर नहीं लौटा और तब से उसे किसी ने नहीं देखा है। उसके लापता होने से पहले किसी ने भी उसके व्यवहार में कोई असामान्य बात नहीं देखी थी। जेसी ने कहा कि वो हमेशा की तरह ही था और ये भी कहा कि वो बहुत बातूनी है। उसे ये आदत अक्सर बहुत परेशान करने वाली लगती थी, लेकिन अब यही चीज उसे सबसे ज्यादा याद आती है। जेसी और बाकी परिवार बस चाहते हैं कि स्टीफन वापस आ जाए। 6 फरवरी की सुबह उसे आधिकारिक रूप से लापता घोषित किया गया, जिससे तुरंत जांच शुरू हो गई। अधिकारियों ने सबसे पहले लापता व्यक्ति के फोन को ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा कि डिवाइस बंद कर दी गई थी या उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। जैसे ही इस घटना से जुड़ी जानकारी फैलनी शुरू हुई, कानून प्रवर्तन को कई सूचनाएं मिली, जिनमें बताया गया कि स्टीफन को एक सफेद 4 दरवाजों वाली सेडान जिसमें काला बम्पर था में चढ़ते हुए देखा गया था। इन सूचनाओं की कभी पुष्टि नहीं हो पाई। उस परिसर की तलाशी ली गई जहां स्टीफन को आखिरी बार देखा गया था।
लेकिन कोई और सुराग सामने नहीं आया। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने ये जरूर देखा कि उनकी एक फेसबुक अकाउंट में गुमशुदगी के बाद कुछ गतिविधि देखी गई है, लेकिन इस मामले में इस पहलू को लेकर और कुछ भी स्थापित नहीं हो पाया है। तब से उसके देखे जाने की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। स्टीफन सॉन्चेस को एक कोकेशियन पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है, जिनकी लंबाई 6 फीट 2 इंच है और वजन लगभग 145 पाउंड है। उनकी आंखें भूरी है और सिर गंजा है, जो एक ऑटो इम्यून बीमारी के कारण है, जिससे बाल झड़ जाते हैं। बाल झड़ने के कारण स्टीफन अक्सर टोपी पहने रहते हैं। उनकी गुमशुदगी से जुड़ी परिस्थितियों और विवरणों के साथ जारी की गई उनकी तस्वीरों में उन्हें कानों में बालियां पहने हुए देखा जा सकता है, जिससे पता चलता है कि उनके कान छिदे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टीफन को आखिरी बार हरे रंग की स्वेटशर्ट और भूरे रंग की पैंट पहने हुए देखा गया था। उनकी मौजूदगी के बारे में कोई भी जानकारी रॉक स्प्रिंग्स पुलिस विभाग को 307, 352, 6575 पर दी जा सकती है। उनका केस नंबर R26 R2602262 के रूप में सूचीबद्ध है। देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे सभी आने वाले वीडियो से अपडेट रह सकें। मेरा नाम टाई नॉट्स है और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।